नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बड़ी खबर है, सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मुलाकात हुई है। सीएम धामी के आवास पर यह मुलाकात हुई है। दोनों के बीच प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई है। तकनीक को बढ़ावा देने, वाणिज्य के विषय पर भी यहां चर्चा हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मुलाकात को लेकर यह अहम जानकारी। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। जब ये मुलाकात हुई उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी की तस्वीर है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात के दौरान की सीएम धामी के आवास की तस्वीर आपके सामने, जहां पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। प्रदेश के विकास को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है। तकनीक को बढ़ावा देने, साथ साथ वाणिज्य के विषय को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। हरीश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। हरीश, क्या कुछ बातचीत हुई? मुख्यमंत्री की मुलाकात जब केंद्रीय मंत्री के साथ हुई, क्या अपडेट है फिलहाल मुलाकात को लेकर? हरीश, आपको आवाज मिल रही है? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अपडेट इस वक्त आपके सामने है। तस्वीर आपके सामने मुलाकात के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम धामी के आवास की तस्वीर है, जहां पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से ये मुलाकात की है, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री के साथ ही यहां पर यह बताया जा रहा है कि तकनीक को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, इसको लेकर भी सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से बातचीत की है। वाणिज्य के कई विषय जिनको लेकर यहां पर चर्चा हुई सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री के साथ। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आज ये मुलाकात हुई है सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बीच। उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दरअसल केंद्रीय मंत्री सीएम धामी के आवास पर पहुंचे थे और यहीं पर दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर अहम बातचीत हुई है और साथ साथ तकनीक को बढ़ावा देने, वाणिज्य के विषय को लेकर भी यहाँ चर्चा करते हुए नजर आए सीएम धामी। उनके आवास की ही ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो सीएम धामी जिन्होंने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से। और एक बार फिर से हरीश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। हरीश, क्या अपडेट है मुलाकात को लेकर, क्या बातचीत हुई? जी देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के जो सामुदायिक विषय उनको लेकर के चर्चा वहां पर हुई और सीएम धामी ने जो केंद्रीय योजनाओं है उनकी प्रगति पर भी बात की है। जी, यानी कई ऐसी परियोजना है जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। आज यहाँ पर क्या कुछ और भी कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री के रहने वाले हैं क्या? क्योंकि सीएम आवास की तस्वीर तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप भी जैसा जिक्र कर रहे हैं कि कई विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई है, क्या कोई नई योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है क्या सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री की? जी देखिए आकांक्षा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन जो है वो उसका जो निर्माणाधीन है, अभी जो काम चल रहा है उसकी भी प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने दी है। साथ ही साथ ये भी बताया कि जल्द ही उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जो पहाड़ों में जो है पहली बार होगा जब ट्रेन पहाड़ों पर चढ़ेगी। जी आकांक्षा। ठीक है हरीश, आप बने रहिए, आपके पास में वापस लौट रहे हैं, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। पिथौरागढ़ से अब खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों की मीटिंग यहां पर ली है। सीएम धामी ने विकास कार्य की समीक्षा भी यहां पर की है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से यहां पर दिए गए हैं। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी यहां पर मौजूद रहे। तो आपको बताएं, हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से पिथौरागढ़ में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला और उसके बाद सीएम धामी खुद पिथौरागढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। विकास कार्य को लेकर भी यहां पर समीक्षा की और साथ साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी यहां पर मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान की तस्वीर पिथौरागढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की, जब सीएम धामी ने यहां पर विकास कार्य को लेकर समीक्षा की। हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी, जिन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है? जी आकांक्षा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में मौजूद है और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने और जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा उनके बीच में बातचीत हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि
जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किसी भी तरीके से धरातल पर जो लोग हैं उनको मिले, और ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद रहे। और स्पष्ट तौर पर जो है सभी अधिकारियों के निर्देश दिए गए कि जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। जी, तो क्या अभी कुछ और भी कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं क्या सीएम धामी के, हरीश? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य तौर पर जो बड़े कार्यक्रम थे वो इसी विषयों पर थे कि जो केंद्र की योजनाएं या राज्य सरकार की योजनाएं उनका लाभ लोगों, सीमांत लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, इस बात को लेकर के जिलाधिकारी को इस बात से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र और राज्य की चल रही है उसका फायदा लोगों को मिल सके। जी, तो जाहिर तौर पर यहाँ जो चर्चा हुई है विकास परियोजनाओं को लेकर ही सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की कि किस तरह से जो आम जनता है, जो पिथौरागढ़ की जनता है, उन्हें इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर जो तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे उनसे फीडबैक भी यहाँ पर सीएम धामी की तरफ से लिया गया। साथ ही विकास कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी यहाँ पर दिए। हरीश, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। देहरादून में जल जीवन मिशन को लेकर मीटिंग, सीएम धामी अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले हैं। जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए जाएंगे। तो अहम खबर हम आपको ये बता रहे हैं, शाम में आज देहरादून में जल जीवन मिशन को लेकर सीएम धामी मीटिंग करने वाले। यहाँ पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश सीएम धामी दे सकते हैं। जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा करते हुए सीएम यहां पर नजर आएंगे। शाम 5 बजे सचिवालय में ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन, जिसको लेकर ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। आज शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है सचिवालय में, जिसमें सीएम धामी खुद मौजूद रहेंगे। कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जिनके साथ सीएम धामी ये मीटिंग करने वाले हैं। हाल ही में आप जानते हैं पिथौरागढ़ में इस वक्त मौजूद है, लेकिन देर शाम जब देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी तो यहाँ पर अधिकारियों के साथ वो चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को जल जीवन मिशन को लेकर सीएम धामी देने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त है जब सचिवालय में ये बैठक करेंगे सीएम धामी और अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी आज शाम ये मीटिंग करने वाले हैं 5 बजे, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनसे जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट के नतीजे कल आएंगे। इस बार इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 58.89 रहा है। वोट डालने वालों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा है। चुनाव केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर लड़ा गया। कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्था, मंदिर से कथित सोना चोरी, केदारनाथ से दिल्ली शिला ले जाने का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि किसके मुद्दे सीट पर हावी रहे। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतेगी। अजेंद्र अजय का कहना है कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में माहौल बीजेपी के पक्ष में शुरुआत से ही रहा है। कांग्रेस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं रहा। ये दावा कितना सही और कितना गलत, इसका फैसला कल हो जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही माहौल था और कुछ लोग दुष्प्रचार करके कुछ अनावश्यक के मुद्दे वहां पर उठाने का दुष्प्रयास कर रहे थे। एक सुनियोजित तरीके से, जैसे आप जानते ही कांग्रेस की रणनीति रही हमेशा से झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, गलत हथकंडे अपनाना। उस प्रकार से कांग्रेस ने काफ़ी वहाँ पर कोशिश करी, लेकिन जनता कांग्रेस की वास्तविकता से भली भांति परिचित है। कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोल करके, दुष्प्रचार चला करके अभियान संचालित करती है, ये सब वास्तविकता जनता को पता है। और केदारनाथ क्षेत्र की जनता काफ़ी राजनीतिक रूप से परिपक्व है, जागरूक है और वो कांग्रेस की वास्तविकता को समझती थी। इसलिए कांग्रेस ने जो भी वहाँ पर मुद्दे उठाने की कोशिश करी, वो मुद्दे जनता के बीच में कहीं पर भी नहीं थे। वो केवल कांग्रेस की सभाओं में थे, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी में थे। और निश्चित रूप से जो केदारनाथ उपचुनाव का जो रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहाँ पर विजयी होगी।
उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासनादेश जारी किया है। इसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक संशोधित शासनादेश से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। अलग अलग खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, दूसरे व्यय की राशि में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो है वो 2025 के 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है और लगातार 14 फरवरी तक यह राष्ट्रीय खेल आयोजित रहेंगे। तो उसके निमित्त, उसकी तैयारियों के निमित्त में कुछ चीज़ें जो बहुत आवश्यक थी, जिसके दृष्टिकोण से आगे चल के उत्तराखंड जो है अधिक से अधिक मेडल ला सके, हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी सुविधाएं मिल सके। तो जो हमारा पुराना जियो एग्जिस्ट करता था, उसकी जगह पे नया जियो जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। उसमें बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं, जो कि खेल संघों के द्वारा भी और खिलाड़ियों के द्वारा भी लगातार विभाग से आग्रह किया गया था और स्वयं विभाग भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के संशोधन से निश्चित रूप से हमारे जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहे हैं, उसमें हमारे खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलने वाली है। तो आपको बताएं कि देखिए, ये जो प्रतियोगिता यहाँ पर जिसका आयोजन हो रहा है 4 दिन तक ये चलने वाली है। हरिद्वार पहुंचे हैं डीजीपी अभिनव कुमार, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने नारसन विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही विकास कार्य के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी ली। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक नारसन का, और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के जो फाइलें हैं वो देखी हैं। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी। सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। और बाकी इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही करें और किसी भी दशा में कोई ऐसे कार्य ना हो जिससे जनता को कोई एडवर्स असर पड़े। विश्व प्रसिद्ध जंगलों में अवैध रूप से अतिक्रमण कर जंगलों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जंगल में जो जंगली जानवर हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वन विभाग ने अब रूपरेखा तैयार कर लिया है। जंगलों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए वन विभाग का अब बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। विश्व प्रसिद्ध रामनगर के जंगलों के बीच गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने जंगलों की संपत्ति को यहां नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और जंगलों के अंदर धीरे धीरे कब्जा कर अपने वर्चस्व को जमाने की नाजायज कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जंगलों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बहुमूल्य जीव जंतुओं पर भी खतरा बना हुआ है। जंगलों की खूबसूरती को निहारने के लिए देश विदेश से घूमने आने वाले लोगों को जंगलों में खूबसूरती नहीं बल्कि धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, उड़द की फसलें दिखाई देती हैं या फिर जंगलों पर अवैध कब्जा दिखाई देता है, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध जंगलों की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठने लगी थी, जिसको लेकर अब तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने मोहम्मद सफी मेहंदी सहित 19 गुर्जर समाज के लोगों को बेदखली के नोटिस थमाए थे, जिसके बाद वन गुर्जर मोहम्मद सफी सहित 19 लोगों ने अपना जवाब डीएफओ को दिया था। गुर्जरों का पक्ष सुनने के बाद डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने उनके जवाब को खारिज करते हुए बेदखली के आदेश जारी कर दिए हैं। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज में बहुत सारे गुर्जर हैं जो अलग अलग हमारे ब्लॉक्स और कंपार्टमेंट्स में रह रहे हैं
और उनके द्वारा लगातार वन भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाता रहा है और आगे बढ़ाते हुए जमीन जंगल का सफाया करते हुए और उस पर फसल बोई जाती रही है। तो इसी क्रम में हमने ये जो तुमड़िया खत्ते में कुछ गुज्जर थे, 19 परिवार थे, उनके विरुद्ध बेदखली आदेश पारित किया है और उनको ये डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी तरह से ये अभी जो वन भूमि पर फसल जो है नहीं उगाने दी जाएगी। अब ये पता चला है कि हमारे द्वारा जो बेदखली आदेश पारित किया गया है उसको लेकर के वो अपील में श्रीमान कंजर्वेटर साहब के यहाँ गए हैं। तो कंजर्वेटर साहब के यहाँ से अगर अपील निस्तारित हो जाती है तो उसके बाद जो भी हमको वैधानिक कार्रवाई होगी हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। वन्य जीवों के आशियाने उजाड़कर खेती करने वाले वन गुर्जर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी और डीएफओ के रडार पर आ गए हैं। जंगल और जानवरों की हिफाजत के लिए धामी के निर्देश के बाद यहां पर आपको बताएं कि देखिए अब बागेश्वर से भी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपदा के दौरान टूटी सड़कों की दशा सुधारने के लिए इन दिनों सड़क निर्माण एजेंसियां सड़क मार्गों के डामरीकरण के कार्य में तेजी के साथ लगी हुई है। पूरा कार्य समय पर पूरा हो पाए इसके लिए खुद जिलाधिकारी कमान संभाले हुए हैं। इसी के तहत काम का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगाई तहसील कांडा पहुंचे। इस दौरान डीएम ने तहसील कांडा क्षेत्र के अंतर्गत हुए काम का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। गुणवत्ता में कमी मिलने पर अधिकारियों की जमकर कड़ी फटकार लगाते हुए एई और जे से स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही डामरीकरण निर्माण में लगी खटिया सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजने के निर्देश भी दिए। मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है। अटपैसिया से खाती गांव की रोड है, 2 किलोमीटर लंबाई मोटर मार्ग है जिसका निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी बागेश्वर के द्वारा किया जा रहा था। तो गुणवत्ता में कुछ यहाँ पे गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई है, तो उसके संबंध में अधिशासी अभियंता को बताया गया है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका स्पष्टीकरण लेने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी टेस्टिंग कराने के लिए भी मैंने निर्देशित किया है और गुणवत्ता में तत्काल सुधार करते हुए अवगत कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही जो भी इस तरीके से गुणवत्ता विहीन अगर कार्य कहीं पर भी होंगे तो संबंधित अभियंताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों पर रेल का सपना जल्दी साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का 86% काम पूरा हो चुका है। रेल विकास निगम ने कहा कि 2027 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में 82 तक रेल दौड़ती नजर आएगी। पहाड़ों में सुरंग का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। 2025 से रेल ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी। पहाड़ों पर रेल का सपना अब जल्द ही साकार होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के हेड हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कब तक पहाड़ों पर रेल का सपना साकार होता दिखेगा। सर, कब तक पहाड़ों पर रेल चलेगी? पहाड़ों पर रेल हमारा लक्ष्य है दिसंबर 2026 तक हम चलाएंगे। टनल्स हमारी 16 है मेन टनल और 12 एस्केप टनल है। एस्केप टनल का काम हम 84 किलोमीटर्स कर चुके हैं और मेन टनल हम 89 किलोमीटर्स के आसपास कर चुके हैं। तो इस क्रम में हमारी जो टीबीएम टनल है वो भी हमारी अप्रैल और जून में ब्रेक थ्रू होके वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा काम जो है मोर और लेस अपनी गतिशील है और स्टेशन बिल्डिंग का काम भी हम फरवरी मार्च के महीने से आरंभ करने वाले हैं सभी जगह और इसको भी हम सितंबर 2026 तक इसको भी पूर्ण कर लेंगे। और बाकी जो हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं वो भी साथ साथ अभी चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं और ट्रैक बिछाने का काम हमारा जनवरी-फरवरी से आरंभ होने वाला है, वो भी हमारा पैरेलली काम चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रोजेक्ट हेड अजीत यादव जी, जिन्होंने बताया कि ट्रेन 2026 तक पटरियों पे आएगी और जल्द ही पहाड़ों पर जो ट्रेन का सफर है वो पूरा होने लगेगा। ऋषिकेश से कृष्णा रावत डोभाल, भारत 24। रुड़की की गंगनहर कोतवाली का एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्था सुचारू रूप से यहां पर मिली। इस दौरान एसपी ने कोतवाली में उपलब्ध संसाधनों के रख रखाव की जानकारी ली और लंबित अपराधों के भी निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आज जो कुछ भी थाने के संसाधन हैं और अभिलेख हैं उनके रख रखाव उनके अद्यतन किए जाने की कार्रवाई की पूरी समीक्षा होगी और उसके आधार पर जो भी सुधार की गुंजाइश होगी उसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। अभी तक कोई खामी नहीं पाई गई है। जो हमारे शस्त्र अस्त्रों का रख रखाव है वो संतोषजनक है। कर्मचारियों की हैंडलिंग की स्थितियां भी बेहतर पाई गई हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास आवश्यक है और इसमें कोई भी व्यवस्था परफेक्ट नहीं होती।
उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। ये सभी के लिए आवश्यक है। लक्सर विकासखंड कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी ने विकास कार्य की समीक्षा की। इस मीटिंग में ग्राम विकास अधिकारी से लेखा जोखा मांगा गया, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी नाराज दिखाई दिए। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर चिंता भी यहां पर जाहिर की। सभी जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, राज्य की स्कीम चल रही हैं, उसको लेके एक समीक्षा बैठक की गई है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, NRLM की जो पूरी टीम है और रीप की जो पूरी टीम है, कई मानकों में जो हमारे की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं भारत सरकार के, उसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है पीछे है, उसके लिए सचेत भी किया गया है संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को, और रेगुलर समीक्षा की जाए खंड विकास अधिकारी द्वारा, उनको भी सख्त तरीके से आदेश किया गया है। पहले तो सचेत किया जाएगा, चेतावनी दी गई है कि ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद भी अगर ऐसी कार्य की स्थिति बनी रहती तो ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन अभी भी नहीं रुक रहा है। हालांकि प्रदेश की धामी सरकार पलायन को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और नए नए कदम भी उठा रही है। दरअसल वन्य जीवों के कारण भी पहाड़ों से पलायन हो रहा है। जानकारों की माने तो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे वन कानूनों के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष कम नहीं हो रहा। इसीलिए अब इन कानूनों को बदलने की जरूरत है, ताकि वन्य जीवों के आतंक से खाली होते पहाड़ों को वीरान होने से बचाया जा सके। संरक्षण का जो कानून है वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम किस प्रकार से मानव को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, ये भी तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। वही बहुत अंग्रेजों के ज़माने के जो कानून है वन्य जीव संरक्षण के लिए, या जो उससे वाइल्ड लाइफ से जो संबंधित जो कानून है अंग्रेजों के ज़माने के चल रहे हैं, उसमें आज का दौर और पहले का दौर, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इसको देखना पड़ेगा। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात की जाए, जो पलायन का मुख्य कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके साथ साथ वन्य जीव भी पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर देखना चाहिए किस प्रकार से हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। वन्य जीवों को तो हम सुरक्षित रख रहे हैं, किस प्रकार से अपने लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर जरूर सरकार को सोचना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।